प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। पश्चिमी एशिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकता और सहयोग की जरूरत पर दिया जोर। सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पीआईबी चंडीगढ़ के एडीजी ने चंडीगढ़ स्थित दूरदर्शन केंद्र में की समीक्षा बैठक। कहा, सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना ही इस यात्रा का लक्ष्य। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में जिला प्रशासन की ओर से हमारी लाडो हमारी शान विषय पर जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। उपायुक्त ने जिला वासियों से बेटियों के जन्म पर भी कुआं पूजन करने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी के हित समान हैं, सभी की प्राथमिकताएं समान हैं। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। सबसे ज्यादा अलग है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं जी की अध्यक्षता समिति, तो हमने इस फोरम में ग्लोब के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। पीएम ने एआई के दौर के प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ, सबका विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। पीएम ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष में भारत आम नागरिकों की मृत्यु की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत अगले महीने एआई ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। संस्करण का विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। IISF 2023 का लक्ष्य बड़े पैमाने पर जनता और छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और उद्योग के पेशेवर उद्यमियों और विज्ञान संचारकों जैसे विभिन्न स्तरों के हितों वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IISF 2023 के बारे में जानकारी देते हुए डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि भारत की वैश्विक सर्वोच्चता उसकी वैज्ञानिक क्षमता से तय होगी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 और कोविड वैक्सीन की हालिया उपलब्धियों ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर खड़ा कर दिया है। यह महोत्सव 3 स्तरों पर मनाया जाएगा। ये 4 दिवसीय पब्लिक आउटरीच फेस्टिवल
जिसका आयोजन तो एकेडमिशियंस और वैज्ञानिक करेंगे, लेकिन जिसका टारगेट ऑडियंस रहेगा आम इंसान, ताकि भारत का कोई भी नागरिक, आखिरी कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी इस नए शोध से अपने आप को वंचित ना रख सके। और साथ ही साथ युवा वर्ग, कच्ची उम्र के बच्चे, किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि चंद्रयान इत्यादि की सफलता के बाद बहुत अधिक रुचि जागृत हुई है देश भर में, विशेषकर युवाओं में। तो किस प्रकार उसको सही माने में लाभदायक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए कि 2047 के भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, युवा हो कि बुजुर्ग हो। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और उसका स्तर भी अधिकतर वैज्ञानिक मूल्यों पर ही आधारित होगा। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव परवीन अत्रे ने पानीपत स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लेंगे और पूजन विधि में शामिल होंगे। परवीन अत्रे ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री पूर्वांचल के लोगों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से छठ पूजा पर आयोजित इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। मीडिया सचिव ने बताया कि 2014 में पदभार संभालने के साथ ही सीएम ने गरीब व वंचित लोगों के लिए कई योजनाओं को लागू किया ताकि उनके आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। उन्होंने बताया कि सीएम ने गरीब व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए भी प्रेरित किया ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीब की आय में किस तरह से वृद्धि हो, उसकी आमदन किस तरह से बढ़े कि उसके जीवन का उत्थान हो, उसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से योजना लेके आए, जिस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों को चिन्हित किया गया और उन परिवारों की आय बढ़े, वो अपना कोई काम, कोई रोजगार, कोई कारोबार कर सके, उसके लिए सरकार ने उनको अनुदान देना, ऋण उपलब्ध करवाना, ये सब काम करना शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी 50,000 परिवारों ने इस योजना का लाभ अब तक लिया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हरियाणा में थी वो थी नौकरियों के अंदर बंदरबान, पर्ची खर्ची, सिफारिश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि जब उन्होंने पदभार संभाला था तो उन्होंने पहले दिन एक बात कही थी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, इस पॉलिसी के ऊपर सरकार चलेगी और उन्होंने करके दिखाया। नौकरियों की बंदरबांट को खत्म किया। आज हरियाणा के अंदर जो युवा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त कर रहा है, अपनी काबिलियत से नौकरी प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई। देश भर में विकसित भारत के संकल्प के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रेस सूचना ब्यूरो चंडीगढ़ के एडीजी राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ के दूरदर्शन केंद्र में एक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एडीजीपी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना, संभावित लाभार्थियों का चयन और उनमें जागरूकता पैदा करना है। साथ ही वंचित पात्र लोगों का मौके पर ही पंजीकरण करने के साथ ही उनको लाभान्वित किया जाएगा। मकसद ये है कि हम ना सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, बल्कि ऑन द स्पॉट लोगों को उनकी स्कीम्स के बारे में वहीं पर निदान दे सकें। जैसे कि जब हरियाणा में यात्रा अब शुरू होगी और करीब 52 वैन्स कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा विल स्टार्ट, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आधार कैंप लगाए जाएं। जैसे 10 साल के बाद आधार की अपडेशन की जरूरत पड़ती है, वहीं पर वो सेवा देने की कोशिश की जाएगी। एक निरोगी करके स्कीम है हरियाणा सरकार की, वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आयुष के भी लोग हों, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हों। ऐसे ही कोशिश की जाएगी कि अगर मान लीजिए हेल्थ सॉइल कार्ड आपको लेना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टॉल लगेगा। BIS के स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उन स्टैंडर्ड्स का कैसे आप पालन कर सकते हैं। हॉलमार्किंग कंपल्सरी कर दी है सोने पर, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये जानकारी प्राप्त करना। यानी कि भारत सरकार के द्वारा प्रचलित की जा रही वो सब योजनाएं जो ज़मीन पर लोगों तक पहुंचती हैं, उसका फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास यात्रा की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाएं। साथ ही दूसरे लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। जो भी व्यक्ति इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में अपने अपने एरियाज़ में जाने, जब उनको पता लगे कि वहाँ वैन आ रही है, जो हमारी मोबाइल वैन्स होंगी,
तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को लेकर खुद वहाँ पर जाएं, क्योंकि जब तक हमें स्कीम की जानकारी की खुद जानकारी ना हो तब तक हम उसका प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर से अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को देश की प्रगति के बारे में बताना बहुत आवश्यक है, जिससे एक सकारात्मक विचारों का प्रसार हो, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम नई डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हैं। एडीजी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रचार वैन द्वारा निर्धारित अवधि में ऑडियो, वीडियो, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट आदि से जनहित योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश भर में आमजन को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा से जिले के हर गांव के साथ साथ शहरों के प्रत्येक वार्ड को जोड़ा जाएगा। सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर नागरिक को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना और उन्हें लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाना है। विकसित संकल्प भारत यात्रा से गांव व शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप देना है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि इस यात्रा के लिए सिरसा जिला में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4 व शहरी क्षेत्र के लिए 1 मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। एक वैन एक दिन में 2 गांव और 3 वार्डों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए डीएमसी नोडल अधिकारी रहेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जिला परिषद यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा 3rd वीक ऑफ नवंबर में सिरसा में आएगी, जिसमें प्लान ये किया गया है कि हर रोज़ 2 गांव, 2 ग्राम पंचायतें हम कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 4 वैन्स हमें मिलेंगी। करीबन ये 45 डेज़ का प्रोग्राम है और अर्बन एरियाज़ में 1 वैन जितनी भी यूएलबी है उनको कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक पहुंचना है, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जा सके कि सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं उनका वो अच्छे से अच्छे बेनिफिट लें, उनसे लाभ प्राप्त करें और उनको अवेयर भी किया जाए कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो उन स्कीमों में आएँ और उससे लाभान्वित हों। हमारे वर्दी डीसी साहब ओवरऑल इंचार्ज हैं, एडीसी मैं यहाँ पर नोडल ऑफिसर हूँ। रूरल एरिया में हमने सीईओ जिला परिषद डीआरडीए उनको नोडल ऑफिसर बनाया है। अर्बन एरिया के लिए डीएमसी उनको नोडल ऑफिसर बनाया है। ब्लॉक लेवल पर बीडीपीओज नोडल रहेंगे और यूएलबी में ईओ या सेक्रेटरी नोडल रहेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र, झज्जर, करनाल, भिवानी में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचकुला में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर यात्रा के जिला प्रभारी अशोक मालवीय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने जिलाधिकारियों को यात्रा को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रूट मैप तैयार कर मोबाइल वैन के माध्यम से प्रत्येक गांव और वार्ड में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मोबाइल वैन के लिए हर गांव, हर वार्ड में अस्थायी स्टॉपेज बनाया जाएगा, जहां ऑडियो विजुअल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। यात्रा के दौरान युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर गांव और वार्ड में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। योजनाओं के बारे में जन जन को जागरूक किया जाएगा और उपलब्धियां भी बताई जाएंगी। साथ ही अन्य अलग स्कीम्स के अंदर पात्र व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई कर सके, इसका भी प्रावधान हमने किया है, उनका भी उस बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 4 गांवों में नहरी आधारित जल घरों का उद्घाटन किया। हर घर नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से गांव भोडी, गुल्लरवाला, रसूलपुर व दमकौरा में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से ये जल घर बनाए गए हैं। इस मौके पर पंचायत मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है।
प्रदेश में लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है तब से लोगों का जीवन स्तर बेहतर बना है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हर घर शुद्ध जल पहुंचे, इसके लिए पानी की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह का कल करनाल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। इससे पहले वे कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ सभा स्थल तक पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच पूरा जोश और उत्साह का माहौल है। इसके अलावा आमजन में भी सरकार के प्रति विश्वास है। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र का मामला है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की गति और तेज हुई है। आज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस बिना संगठन के है, जबकि हमारे पास पन्ना स्तर तक पूरा संगठन काम कर रहा है। विपक्ष केवल झूठ की दुकान चला रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही केवल एक ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियां केवल जात पात की राजनीति में उलझी हुई हैं। मनोहर सरकार में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को नौकरियां मिली हैं। उन्होंने 3/4 युवाओं को रोजगार दिया है। आज जो उत्साह, जो जोश आज आम जन के अंदर, लोगों के अंदर देखने को मिलता है, मैं बड़े विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि जब 2024 का चुनाव आएगा 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा में 75 बार और तीसरी बार मनोहर सर। नया इंजन ही चल रहा है, डबल इंजन है। आज स्पीड तेज हुई है, विकास की स्पीड तेज हुई है और उनके समय के अंदर जो वातावरण था, एक भय का वातावरण था, परंतु आज लोग हरियाणा के बिना भय के आज काम कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ के नारनौल स्थित सभागार भवन में जिला प्रशासन की ओर से कल हमारी लाडो हमारी शान विषय पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जिलावासियों से आह्वान किया कि वे लड़की व लड़के में कोई भेदभाव न करें, दोनों के जन्म पर कुआं पूजन कार्यक्रम करें। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले माह से जिन गांवों में लिंग अनुपात बहुत खराब है उनमें लड़की के जन्म पर प्रशासन की ओर से एक सरकारी प्रतिनिधि कुआं पूजन में शामिल होकर खुशी में सम्मिलित होगा। इस ऐतिहासिक परंपरा को शुरू करने में उपायुक्त ने सभी नागरिकों से समर्थन देने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार जन्म से लेकर शिक्षा व शादी तक लड़कियों की जिम्मेदारी उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को साकार करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। ऐसे में सभी नागरिकों को बेटियों को बराबरी का मौका देना चाहिए ताकि वे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। आज हमारे जिले का लिंग अनुपात है जन्म के समय पर वो गिर के 870 पहुंच चुका है। सब प्रण ले लें कि हम भी भगवान जी की तरह न्याय से ही करेंगे। जो बच्चा कुख में है माता की उसको उतना ही प्यार देंगे, भले वो लड़का हो या लड़की हो। तो हमारे जिले का लिंग अनुपात बहुत ही जल्द 1000 तक पहुंच जाएगा। और असली खुशी उससे भी बढ़कर मुझे तब होगी जब 15-20 साल बाद कहीं मैं होंगी शायद चंडीगढ़ में किसी पद पर और इस जिले की बच्चियां मुझे आके मिलेगी और बतौर सिर्फ बच्ची नहीं आके मिलेगी, वो बतौर मिलेगी मुझे एयरफोर्स की पायलट या बतौर यहाँ की SDM या बतौर यहाँ की DC। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हमारी लाडो हमारी शान, ये जो है इस जिले के हर नागरिक के दिल में बसा रहेगा। और इस जिले की हर बच्ची खुशी, मुस्कान, केशवी, आज ये बच्ची हमने इनके साथ बनाया है। केशवी थी, खुशी थी हमारे साथ, हिमानी थी, ऐसी हजारों बच्चियां जो इस जिले में पैदा होंगी वो खुशी से चहकती रहेंगी हमेशा और उसकी हर मुस्कान में हम भी खुश होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश के गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। फतेहाबाद जिले के राशन डिपो धारक गुलशन कुमार ने बताया कि कोई भी भूखा न सोए की भावना से शुरू की गई इस योजना में लाभार्थी को 5 किलो गेहूं या चावल निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य राशन की वस्तुएं भी वाजिब मूल्यों पर दी जा रही हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फूड सप्लाई विभाग की तरफ से बहुत बढ़िया राशन दे रहे हैं, कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं तो फ्री है जी, तेल के 2 लीटर के 40 रुपए और चीनी के 13.5 रुपए।
स्कीम बहुत बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कई सालों से चल रही है, लॉकडाउन से पहले से चल रही है जी, कोई दिक्कत नहीं आई। योजना के लाभार्थियों ने कहा कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री के इसके विस्तार की घोषणा करके हमें दिवाली का तोहफा दिया है। अगर यह सुविधा न होती तो हमें जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानी होती। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी परेशानी के मशीन पर मात्र अंगूठा लगाने से ही पर्याप्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है, इन्होंने ये स्कीम अच्छी शुरू की है, गरीब कल्याण योजना। बहुत काम की योजना है, ये गरीब बंधुओं को सभी को ये राशन मिल रहा है और बहुत बढ़िया है ये स्कीम। 5 किलो प्रत्येक आदमी के लिए कणक मिलती है, 2 लीटर तेल मिलता है, 1 किलो चीनी मिलती है और कणक के पैसे नहीं लेते, गेहूँ के पैसे नहीं लगते। सरकार का धन्यवाद है, बहुत ही अच्छा अनाज मिल रहा है हमें, जो अच्छी से अच्छा आनंद आ रहा है जी। स्कीम के बाद यही कहना चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाज में तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही है और गेहूँ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें अनाज सही मिल रहा है और हमें खुशी है। कई बार गरीब आदमी के पास कणक नहीं होती और इसी कारण वो भूखा रह जाता है। अब प्रधानमंत्री के होते हुए कोई भी भूखा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी हैं, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती हैं। करनाल का राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो भारत की देसी नस्लों को भविष्य के लिए सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान ने राष्ट्रीय जीन बैंक के माध्यम से देश की 7 प्रजातियों की 63 जातियों की 3 लाख सीमन डोज को संरक्षित किया है, ताकि भविष्य में खतरा होने पर इन जीवों को फिर से तैयार किया जा सके। इस जीन बैंक में गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी सहित अन्य प्रजातियों के सीमन, डीएनए और सोमैटिक सेल को लंबे समय के लिए फ्रोजन तकनीक से सुरक्षित रखा गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीपी मिश्रा ने बताया कि संस्थान में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पशुधन और पोल्ट्री आनुवांशिक संसाधनों के आनुवांशिक सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रजनन प्रथाओं और भविष्य की दिशाओं पर विचार विमर्श करना है। इसमें देश के 100 से अधिक वैज्ञानिक और स्कॉलर भाग ले रहे हैं और इस दौरान जीनोमिक सिलेक्शन और पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि पर विशेष चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि हम देश भर में विभिन्न पशुओं की 212 नस्लों को पंजीकृत कर चुके हैं। हमने नेशनल ब्रीड वॉच लिस्ट बनाई है, जिसमें संख्या के आधार पर ऐसी नस्लों की पहचान की है और जो असुरक्षित हैं। ऐसी 38 नस्लें जो विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं, उनमें 5 नस्लें ऐसी हैं जो लुप्त प्राय की श्रेणी में हैं। देश भर के 26 केंद्रों के माध्यम से इसके संरक्षण का कार्य हम आरंभ कर चुके हैं। नस्ल है जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, अभी तक 212 नस्ल हम पंजीकृत कर चुके हैं। जैसे कि कैटल में जो गाय की 53 नस्लें, भैंस की 53 और भैंस की 20 नस्लें इत्यादि इत्यादि करके 212 ब्रीड जिसको हम कहते हैं नस्लें, उनका पंजीकृत किया जा चुका है। डीपीआर हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर आर.एन. चटर्जी ने कहा कि भारत की जीडीपी में एनिमल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। पोल्ट्री प्रोडक्शन में हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं और 130 बिलियन अंडा उत्पादन करते हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसका नाम मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जिसमें छात्र अब रिसर्च के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाएंगे। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक व राष्ट्रीय जीन बैंक के इंचार्ज डॉक्टर राजीव ए.के. अग्रवाल ने बताया कि जीन बैंक में विभिन्न प्रजातियों का डीएनए और सोमैटिक सेल भी सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा हमने लुप्त प्राय 5 जानवरों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी शुरू किया है, जिसमें अंडमान की टेरेसा बकरी, तिब्बती भेड़ और ऊंट की प्रजातियां शामिल हैं। नंबर 3 में है पूरे दुनिया में और हम करीब 130 बिलियन 130 बिलियन एग्स प्रोड्यूस करते हैं। पोल्ट्री सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन है उसका करीब
1,60,000 करोड़ इसका पोल्ट्री सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है। जो एजुकेशन क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें एक कॉन्सेप्ट आया है, उसका नाम है मेरू, मल्टी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। जो विभिन्न प्रजातियां हैं, कैटल है, बुफेलो है, गोट है, शीप है, याक, मिथुन है, पोल्ट्री है, उन सब का जो जर्म प्लाज्म है भविष्य के लिए संरक्षित रखते हैं। तो किसी वजह से अगर वो समाप्त हो जाए या कुछ और समस्या आ जाए तो उसको हम दोबारा से रिक्रिएट कर सकें, दोबारा से बना सकें। हमारे पास 7 प्रजातियों की 63 जातियों की अबाउट मोर देन 3 लाख डोजेस भविष्य के लिए संरक्षित रखी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित सरस आजीविका मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर देश के कोने कोने से आई दीदियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत से सरस आजीविका मेला आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान के सहयोग से ग्रामीण महिला व स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सरस मेलों के माध्यम से मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन के उभरा है भारत सरकार की ओर से, और इसके तत्वावधान में जो हम लोगों ने इस मेले का आयोजन किया है, ऐसे मेलों का आयोजन हम लोग करते रहे हैं। ये 25वीं सालगिरह है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज विधानसभा में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 21 जिलों की 70 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की 52 जिलों की 230 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 1.63 करोड़ से ज़्यादा मतदाता कुल 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के 5.6 करोड़ से ज़्यादा मतदाता कुल 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम तक होगा, जिसमें कई बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। पीएम ने चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में कुलगाम पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुलगाम जिले के सामनो गांव में वीरवार दोपहर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये एनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूँकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के आईसीसी विश्व कप में फाइनल में स्थान बना लिया है। कल हुए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। रविवार होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत से होगा। जीत के लिए मिले 213 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका कप्तान टेमा बेबुमा के रूप में लगा, जो 0 पर मिचेल स्टॉक की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए डेविड मिलर ने एक छोर को संभालते हुए शतक पूरा किया। वह 101 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रनों पर आउट हो गई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।